उसके अंदर। सो ये नोट करके हो गया। और उसके बाद में, इसके बाद में जो है कंक्लूजन करके लिखिए, कंक्लूजन करके लिखिए। उसके बाद कंक्लूजन करके लिखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो ये हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा, फ्लेक्सर, कंप्रेशन, शियर, टोर्सन। पांचवा हो जाएगा बकलिंग, पांचवा हो जाएगा बकलिंग। छठा हो जाएगा ओवरटर्निंग। सातवां हो जाएगा स्लाइडिंग, सातवां हो जाएगा स्लाइडिंग। आठवां हो जाएगा आठवां हो जाएगा दैट इज फटीग, ETC। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट आएंगे वो आ जाएंगे इसके अंदर, है ना। ओवरटर्निंग, स्लाइडिंग, बकलिंग, फटीग, ETC। इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें जो आ जाएगा मेरे पास दैट इज रिपेयरेबल क्रैक, ये हो गया। इसमें पांचवा हो जाएगा दैट इज लीकेज। अगर लीकेज हो रहा है ये हो जाएगा रिपेयरेबल क्रैक हो गया, लीकेज हो गया। और क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन हो गया। फेल ड्यू टू ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट हो जाएगा वाइब्रेशन, क्रैक विद एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ETC। तो ये भी आप लोगों से ये सारे आ सकते हैं, लॉस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ETC। ठीक है बेटा। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये कंक्लूजन है जो हमने ये सारी बातें करी। और ये पैरामीटर ध्यान रखना कौन सा किस में आता है, अक्सर पूछा जाता है। और ये सारे पैरामीटर इसमें आएंगे, नोट करो। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल। मेरा एक क्वेश्चन है, हम लोग LSM में भी सर्विसिबिलिटी लोड के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, WSM में भी इलास्टिक पॉइंट तक करते हैं, तो क्या फ़ायदा LSM अगर कॉलेज लोड तक लिए डिज़ाइन करेंगे तो मोर डिफ्लेक्शन होगा, तो इस बिल्डिंग में कैसे रहेगा अगर डिफ्लेक्शन आएगा? तो जिस बिल्डिंग में अभी आप रह रहे हो कृष्णन, वो LSM से ही डिज़ाइन है। कृष्णन, अभी जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो अगर वो डिजाइन की गई है तो वो LSM से ही है। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर अभी देते हैं थोड़ी देर में। लिख लिया होगा सबने?
So this is the one. ओके तो इसके बाद में नोट करके पॉइंट लिखो. इफ स्ट्रक्चर इज लोडेड अप टू द कोलैप्स क्राइटेरिया, इफ स्ट्रक्चर इज लोडेड अप टू कोलैप्स क्राइटेरिया, नोट करके पॉइंट लिखना है. इफ स्ट्रक्चर इज लोडेड अप टू कोलैप्स क्राइटेरिया एंड if load is removed and if load is removed and if load is removed then this फायदा LSM अगर कॉलेप्स लोड तक लिए डिजाइन करेंगे तो मोर डिफ्लेक्शन होगा. तो कोई इस बिल्डिंग में कैसे रहेगा अगर डिफ्लेक्शन आएगा. तो जिस बिल्डिंग में अभी आप रह रहे हो कृष्णन, वो LSM से ही डिजाइन है. कृष्णन, अभी जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो अगर वो डिजाइन की गई है तो वो LSM से ही है. ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर अभी देते हैं थोड़ी देर में. लिख लिया होगा सबने. सो दिस इज द वन. ओके तो इसके बाद में नोट करके पॉइंट लिखो. इफ स्ट्रक्चर इज लोडेड अप टू द कोलैप्स क्राइटेरिया, इफ स्ट्रक्चर इज लोडेड अप टू कोलैप्स क्राइटेरिया, नोट करके पॉइंट लिखना है. इफ स्ट्रक्चर इज लोडेड अप टू कोलैप्स क्राइटेरिया एंड इफ लोड इज रिमूव्ड एंड इफ लोड इज रिमूव्ड एंड इफ लोड इज रिमूव्ड then structure will not regain its original shape and size. Then the structure will not regain its original shape and size. Will not regain its original shape and size. Will not regain its original shape and size. Next point. Next point. If structure is loaded up to serviceability criteria, if structure is loaded up to serviceability criteria and load is removed, if structure is subjected to structure is loaded up to serviceability criteria and load is removed, then the member regain its original shape and size. Member regain its original shape and size. कोलैप्स के अंदर विल नॉट रीगेन होगा और इसमें रीगेन होगा. दोनों में अंतर बस यही है. ऊपर वाले स्टेटमेंट में कोलैप्स क्राइटेरिया है, नीचे वाले में सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया है. तो अगर आप अंडरलाइन करते हैं तो ऊपर वाले में सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया, लोड रिमूव्ड एंड विल रीगेन, इन तीन वर्ड को अंडरलाइन कर लो. दूसरे वाले में सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया, लोड रिमूव्ड, विल, ऊपर वाले में क्या लिखा, विल नॉट रीगेन, और इसमें हो जाएगा रीगेन. सर्विसिबिलिटी में रीगेन कर लेगा, कोलैप्स के अंदर रीगेन नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा ये. सो ये पॉइंट हो गया. अब आते हैं हमारे पास, इसमें अगर हम देखें दोस्तों तो क्या हो जाएगा. अगर हम डिजाइन लोड की बात करें तो डिजाइन लोड जो दिया जाता है, या फैक्टर्ड लोड जिसको मैं बोल सकता हूं, या फैक्टर्ड लोड बोल सकता हूं. फैक्टर्ड लोड अगर मैं बोलता हूं तो फैक्टर्ड लोड जो दिया जाता है दैट इज द FU, और ये हो जाता है गामा F इंटू QCK. गामा F इंटू QCK. QCK इज द कैरेक्टरिस्टिक लोड. QCK जो होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक लोड. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक लोड. और कैरेक्टरिस्टिक लोड का डेफिनेशन आप अच्छे से जानते हैं. इट इज सच वैल्यू ऑफ द लोड which has
which has 95% probability of not being exceed during its design life। पूरी डिजाइन लाइफ में 95% चांसेज ऐसे हैं कि इस लोड से ज्यादा लोड नहीं जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग लिखे हुए हैं। गामा एफ इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड। नाउ ऑनवर्ड्स में ओनली गामा एफ या पी एस एफ लिख दूंगा, तो पी एस एफ फॉर लोड ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पी एस एफ का मतलब क्या है, पी एस एफ का मतलब क्या है। ठीक है, नोट करिए इसको। अरे यार नोट रिपीट करना। नोट के अंदर हो जाएगा पवन, नोट हमने ये लिखा था, इफ स्ट्रक्चर इज लोडेड अप टू कोलैप्स क्राइटेरिया एंड लोड इज रिमूव्ड देन द स्ट्रक्चर विल नॉट रीगेन इट्स शेप एंड साइज, अगर कोलैप्स क्राइटेरिया में है। दूसरा हमने लिखा था, इफ स्ट्रक्चर इज लोडेड अप टू सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया एंड लोड इज रिमूव्ड देन मटेरियल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। अब इसको लिख लो। सो द फैक्टर लोड जो दिया जाता है दैट इज द एफ यू एंड दैट इज गिवन बाय गामा एफ इंटू क्यू सी के एंड हियर इट इज। ओके, अब इसमें पॉइंट ये आता है दोस्तों कि हमारे पास ये सारा हो गया। अब गामा एफ का वैल्यू कितना, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड कितना होता है, तो एलएसएम के अंदर हमारे पास दो लिमिट है, एक हो जाएगा कोलैप्स क्राइटेरिया, दूसरा हो जाएगा सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इन दोनों के लिए अगर हम देखें तो मेरे पास जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो इस टेबल को याद करने का सिंपल सा तरीका ये है कि हम ये जानते हैं कि सर्विसिबिलिटी वर्किंग या सर्विस लोड पे काम करती है, जो कि एक्चुअल है। तो इसमें जो वैल्यू लिखा जाएगा, इसके लिए जो सर्विसिबिलिटी में जो वैल्यू होगा वो 1 ही होगा, वो 1 ही होगा। ये स्टील स्ट्रक्चर में भी यही काम करेगा कंसेप्ट। जो कोलैप्स में हम लोग लिखते हैं, ये जो लोड होता है वो इमेजिनरी होता है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये डिजाइन लाइफ के अंदर 100 साल के लिए या 50 साल के लिए अगर हमने बिल्डिंग बनाया है तो वहां तक ये वाला लोड एक बार आ सकता है, तो ये डेफिनेटली इससे ज्यादा ही होगा। तो कोलैप्स के अंदर जो वैल्यू होगी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड की, वो हमेशा 1 से ज्यादा होगी, वो हमेशा 1 से ज्यादा होगी। ये समझने के लिए मोटा मोटा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें अगर हम देखते हैं तो भाई क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू दे रखा है वो ये हो जाएगा लोड कॉम्बिनेशन। तो डेड लोड, लाइव लोड, डेड लोड प्लस विंड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड, डेड लोड, लाइव लोड, विंड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड। DL माने डेड लोड, DL माने डेड लोड, ये आप लोग जानते हैं। एंड LL माने लाइव लोड, लाइव लोड, लाइव लोड। और WL माने विंड लोड, ये हो जाएगा विंड लोड। और EQ माने अर्थक्वेक लोड, अर्थक्वेक लोड। ठीक है, तो दो कंडीशन है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। दो सिचुएशन होती हैं, इनके अंदर हमने डेड लोड, लाइव लोड, विंड ऑब्लिक अर्थक्वेक। विंड और अर्थक्वेक दोनों एक साथ कभी नहीं आते, या तो विंड लगेगा या अर्थक्वेक आएगा। जिस दिन अर्थक्वेक आएगा उस दिन जो है एटमॉस्फेयर बड़ा शांत रहेगा, एक वैक्यूम सा रहेगा। और जिस दिन विंड आएगी उस दिन अर्थक्वेक नहीं आएगा, नेचुरल फोर्सेस हैं। ठीक है, तो यही कॉम्बिनेशन हमने यहाँ बना लिए। तो जो भी इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू है वो आप यहाँ पे लेंगे। पहला कॉम्बिनेशन हमने लिखा डेड प्लस लाइव, तो इसका वैल्यू 1.5 1.5, यहाँ पे 1.0 1.0 सेम होगा। डेड ऑब्लिक विंड, डेड प्लस विंड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड 0.9 को भी भूल जाओ तो इसका हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है, 0.9 को भी होल्ड कर देते हैं, ये हो जाएगा। नेक्स्ट होगा डेड लाइव विंड ऑब्लिक अर्थक्वेक 1.2 1.2 1.2 1.8 0.8। अब यहाँ पे समझते हैं थोड़ी सी बात, इस पे और कर लेते हैं।
पॉइंट क्या होगा दोस्तों इसके अंदर, पॉइंट ये होगा कि अभी अभी सर आपने बताया कि सर्विसिबिलिटी जो है वो एक्चुअल लोड पे वर्क करती है, तो सर ये 0.8 कैसे हो गया? एक्चुअल लोड तो लग रहा होगा ना, तो फिर आपने ये कम कैसे कर दिया? ये तो 1 ही होना चाहिए, 1 से कम तो नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम ये जानते हैं कि जब हम इस वाले की बात करें, विंड एंड ऑब्लिक अर्थक्वेक की अगर हम लेके बात करते हैं, तो जब कभी भी अर्थक्वेक आता है तो उस केस में जो लाइव लोड है, यानी कि हम जो है अपने आप को बचाने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लाइव जब विंड लोड आएगा तो हम क्या करेंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। इन दैट सिचुएशन हम लोग जो है लाइव लोड का वैल्यू कम कर लेते हैं, स्लाइटली कम होता है, कारण अर्थक्वेक का जो ड्यूरेशन होता है वो भी कम ही रहता है, सेकेंड्स में रहता है। जब तक पूरा का पूरा लाइव लोड निकलेगा उससे पहले अर्थक्वेक ही बंद हो जाएगा, मतलब जो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई हम लोग ये वैल्यू लेस लेते हैं। ठीक है, अगर ये बात है तो यहाँ पे आपने 1 क्यों लिया फिर? ठीक है, सॉरी यहाँ इसका तो नहीं, ये तो 1 ही होगा। अब आते हैं यहाँ पे आपने 1.5 1.5 1.5 लिया, यहाँ पे कम क्यों? वाई कम, वाई लेस? तो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे लेस इसलिए है क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है डेड लाइव और डेड प्लस लाइव प्लस विंड ऑब्लिक अर्थक्वेक, ये तीनों फोर्सेस किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में बहुत कम आते हैं, बहुत कम लगते हैं, क्योंकि IS 456-2000 जो है वो नॉर्मल स्ट्रक्चरल बिल्डिंग के लिए, तो वहां पे इतना अर्थक्वेक का पार्ट नहीं डिस्कशन होता है। तो ये रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन है, बहुत कम ऐसा होता है कि तीनों एक साथ लग रहे हैं, बहुत कम सिचुएशन में होता है, तो इसीलिए हम लोग ये इसका वैल्यू लेस लिए हैं। ये जो पार्ट जब हम नॉर्मल डिजाइन करते हैं तो इसी को लेके बात करते हैं, जब नॉर्मल डिजाइन करेंगे तो इसी को लेके बात करेंगे। ये वाला कॉम्बिनेशन क्रिटिकल सिचुएशन का वैल्यू निकालने, क्रिटिकल सिचुएशन का वैल्यू निकालने के लिए लिया गया है। क्रिटिकल माने ये भी ज्यादा हो सकता है, तो इन तीनों में से जो वैल्यू ज्यादा होगा उसको लेके हम डिजाइन करेंगे। क्लियर है? तो ये बात तो हो गई। अब एक पॉइंट बचा कि आपने 0.9 वैल्यू क्यों लिखा? कोलैप्स में आप अभी भी बोल रहे थे कि ये मैक्सिमम लोड है जिसको लेके हम डिजाइन करते हैं, तो फिर ये तो आपने तो 1 से कम कर दिया, जो लगा है उसी से कम कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? मान लीजिए आपके पास कोई भी एक बिल्डिंग है, जैसे मान लो ये कंपोनेंट मैंने ले लिया, ये कंपोनेंट मैंने ले लिया, कुछ ऐसे कोई भी कंपोनेंट ले लिया। ये कंपोनेंट जो है इस हॉरिजॉन्टल फोर्स को जो रजिस्ट कर रहा है वो इसके सेल्फ वेट से कर रहा है। किससे कर रहा है? सेल्फ वेट से कर रहा है। तो जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ही ज्यादा इसका वेट होगा। लाइक डैम जो बनता है, डैम इसी कंसेप्ट पे है। तो जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है तब उस केस में अगर कंपोनेंट मेंबर जो है वो क्या करता है, अपने सेल्फ वेट से अगर लोड को ट्रांसफर कर रहा है, अगर इस लोड का वैल्यू ज्यादा हो जाता है तब क्या होगा, ये जो कंपोनेंट है यानी कि ये जो मेंबर है वो इस तरीके से क्या कर जाएगा, ओवरटर्न कर जाएगा। दिस इज नोन एज द ओवरटर्न। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या कर जाएगा, ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसे ओवरटर्न कर जाएगा। तो अगर ये ओवरटर्न कर जा रहा है, अगर ये ओवरटर्न कर जा रहा है तब उस केस में स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, हाँ या ना? तो ओवरटर्निंग का जो कंडीशन है वो कोलैप्स में आता है। और हमें ये पता है कि मान लो कोई भी स्ट्रक्चर, मान लीजिए ओवरटर्न जो हो रहा है 100 यूनिट पे हो रहा है, हमें क्या पता है कि 100 यूनिट पे ओवरटर्न हो जाएगा पक्का। तो हम मार्केट के अंदर क्या बताएंगे, क्या ये 100 पे ही ओवरटर्न होता है, ये सेफ साइड रहने के लिए कुछ वैल्यू कम कर देंगे, कम बताएंगे। हम क्या बोलेंगे मार्केट में, क्या आप ये मान लो कि 90 पे ओवरटर्न कर रहा है, ये मान लो किस पे ओवरटर्न कर रहा है, 90 पे ओवरटर्न कर रहा है, ताकि मैं 10% अपने आप में सेफ साइड रख सकूं। सो दैट 0.9 माने एक जो 10% वैल्यू कम किया गया है वो सेफ साइड रखने के लिए ही किया गया है। 100 पे यानी कि 1 जैसे ही होगा, 100 जैसे ही होगा तो ये ओवरटर्न कर जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू जैसे ही 1 के पहुंचेगा तो ओवरटर्न कर जाएगा। तो मार्केट में हम लोग, मार्केट माने
जब हम सेफ साइड रखने की बात करते हैं तो दैट वैल्यू रिड्यूस बाय 10%। सो 0.9 वैल्यू जो यूज किया गया है वो यूज किया गया वैल्यू इज टेकन व्हेन स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग इज क्रिटिकल। विंड और अर्थक्वेक लोड कभी भी एक साथ कंसीडर नहीं किए जाएंगे, या तो विंड होगा या अर्थक्वेक होगा। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको लेके हम बात करते हैं, नोट करो। जीरो 0.8 वैल्यू एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से। 0.8 वैल्यू ये है कि ये पहली बात तो सबसे रेयर सिचुएशन है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये तीनों लेस क्यों है, वाई लेस, तो इसको लिख सकते हैं रेयर कॉम्बिनेशन। ये क्या हो जाएगा, रेयर कॉम्बिनेशन। ये बहुत कम होता है आरसीसी के अंदर कि आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, डेड लाइव प्लस विंड होता है। तो जब ये रेयर कॉम्बिनेशन है, पहली बात ये, दूसरा ये कि जब अर्थक्वेक आता है तो लाइव लोड सबसे पहले अपने आप को एस्केप करने की कोशिश करता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी लेस, ठीक है। और तब तक जो है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी भी, एक ड्यूरेशन के बाद में अर्थक्वेक इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। 'ठीक है। तो अगर हमारे पास इस हॉरिजॉन्टल लोड को जब हम ट्रांसफर करते हैं इस मेंबर के द्वारा, जो कि सेल्फ वेट के द्वारा इस फोर्स को रजिस्ट कर रहा है, तो अगर मान लेते हैं कि भाई ये जो कंपोनेंट है वो 100 यूनिट पे जाके क्या कर जा रहा है, ओवरटर्न कर जा रहा है, 100 यूनिट पे ओवरटर्न कर जा रहा है। तो हम मार्केट के अंदर, यानी कि हम डिजाइनिंग के अंदर जो वैल्यू यूज करेंगे कि भाई हमें ये पता है कि 100 पे ये जाके ओवरटर्न कर रहा है, तो डिजाइनिंग हम लोग क्या यूज करेंगे कि नहीं ये 90 पे ही कर रहा है, ताकि हम मेंबर 90 के हिसाब से बनाएंगे और 10% हम लोग सेफ साइड में रखेंगे। क्लियर है? तो दैट 0.9 वैल्यू यानी कि 10% जो लेस लिया गया है वो लेस इसलिए लिया गया है टू फॉर द सेफ साइड एंड फॉर द रिजर्व्ड स्ट्रेंथ, फॉर टू कीप द रिजर्व्ड स्ट्रेंथ टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर ड्यू टू ओवरटर्निंग। ठीक है? किलो न्यूटन एंड अर्थक्वेक लोड 180 किलो न्यूटन, ये लोड लग रहे हैं। तो अगर हमसे पूछा गया कोलैप्स क्राइटेरिया से लोड जो है वो कितना होगा, तो पहला हम इसमें देख लेते हैं, कोलैप्स से ही बात कर लेते हैं। तो कोलैप्स के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो लोड कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएंगे, दैट लोड कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएंगे, दैट इज 1.5 डेड लोड के लिए, 1.5 लाइव लोड के लिए। तो ये हो जाएगा मेरे पास दैट इज 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड। तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 1.5 इंटू डेड लोड 80 किलो न्यूटन एंड लाइव एंड ये लिखो नोट 1 इंटू विंड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड शुड नॉट कंसिडर साइमल्टेनियसली and 0.9 value is taken when stability against overturning is critical. अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। व्हाट इज द नॉट कंसिडर साइमल्टेनियसली एंड 0.9 वैल्यू इज टेकन व्हेन स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग इज क्रिटिकल।
अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। व्हाट इज द डिजाइन लोड एज पर कोलेप्स क्राइटेरिया, एज पर कोलेप्स क्राइटेरिया, the value is 1.2 into 80 प्लस लिखूंगा लोड एज पर कोलेप्स क्राइटेरिया, एज पर कोलेप्स क्राइटेरिया अगर डेड लोड 80 किलो न्यूटन, लाइव लोड 50 किलो न्यूटन, विंड लोड 120 किलो न्यूटन एंड अर्थक्वेक लोड 180 किलो न्यूटन, ये लोड लग रहे हैं। तो अगर हमसे पूछा गया कोलैप्स क्राइटेरिया से लोड जो है वो कितना होगा, तो पहला हम इसमें देख लेते हैं, कोलैप्स से ही बात कर लेते हैं। तो कोलैप्स के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो लोड कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएंगे, दैट लोड कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएंगे, दैट इज 1.5 डेड लोड के लिए, 1.5 लाइव लोड के लिए। तो ये हो जाएगा मेरे पास दैट इज 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड। तो इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 1.5 इंटू डेड लोड 80 किलो न्यूटन एंड लाइव 50 किलो न्यूटन। तो ये हो जाएगा 80 किलो न्यूटन प्लस 1.5 इंटू 50 किलो न्यूटन। तो व्हाट इज दिस, तो ये वैल्यू हो जाएगा मेरे पास दैट इज 1.5 इंटू 80 प्लस 1.5 इंटू 50। सो दैट वैल्यू इज 50 और 80 195। दैट वैल्यू इज 195 किलो न्यूटन। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, नेक्स्ट हो जाएगा मेरे पास दैट इज डेड प्लस विंड ओब्लिक अर्थक्वेक। तो ये हो जाएगा 1.5 और 1.5। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, दैट इज ये हो जाएगा 1.5 DL प्लस 1.5। अब यहाँ पे मैं अर्थक्वेक का वैल्यू लिखूंगा या विंड का वैल्यू लिखूंगा, तो इन दोनों में से जो ज्यादा है उसको जो है लिया जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम कौन सा 150, तो मैं यहाँ पे EQ लिख रहा हूं, why EQ, why this, because it have maximum value। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए हम लोग इसको जो है वो यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर विंड का ज्यादा होता तो विंड वाला लिख देते, खत्म बात। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1.5 इंटू डेड लोड 80 प्लस 1.5 इंटू 150। सो दैट वैल्यू इज 1.5 इंटू 80 प्लस 1.5 इंटू 150। सो दैट वैल्यू इज 345 किलो न्यूटन। तीसरा जो कॉम्बिनेशन होगा, व्हाट इज दिस, 1.2 1.2 1.2। तो तीनों के लिए 1.2 हो जाएगा। सो लेट देयर इसका वैल्यू क्या होगा, 1.2 DL प्लस 1.2 LL प्लस 1.2 EQ। तो सेम आंसर है जो हमने ऊपर लिखा है, ये EQ ले रहे हैं। सो हियर द वैल्यू इज 1.2 इंटू 80 प्लस 1.2 इंटू लाइव लोड हो जाएगा 50 प्लस 1.2 इंटू 150। सो द वैल्यू इज 1.2 इंटू 80 प्लस 50 प्लस 150। so that value is 336। सेम आ रहा है। ठीक है, तो वैल्यूज ठीक ही आ रहा है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, इन तीनों कॉम्बिनेशन का, पहला दूसरा और तीसरा, इन तीनों कॉम्बिनेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, दैट वैल्यू जो है आपके पास डिजाइन लोड होगा। तो डिजाइन क्या होगा, डिजाइन लोड होगा मैक्सिमम, इन तीनों का जो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कितना है 345। सो दिस इज द 345 किलो न्यूटन।
इसको लेके हम डिजाइन करेंगे तो स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। राइट। अब अगर मैं यहां पे लिख देता, अगर मैं इसी क्वेश्चन में यहां पे लिख देता कि भाई कोलैप्स की जगह सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया से क्या होगा, कोलैप्स की जगह अगर हम लिख देते हैं कि सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया से क्या होगा, तब हमारे पास जो फैक्टर, ये जो वैल्यू होता, अब ये वैल्यू हम लोग जो है वो इस वाले पार्ट से लिखते, इस वाले पार्ट से लिखते, इस वाले पार्ट से। तो रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। अगर सर्विसिबिलिटी का पूछा गया तो उसको लीजिए, और अगर कोलैप्स से पूछा गया तो उसको शो करिए। राइट, नोट करिए, इसको नोट करो। तीनों लिया है, किया जा सकता है, ठीक है ना, विल डिस्कस देयर। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, सो दैट वे, so this value is the 240, so the correct answer is 240. clear? 240 assumption for flexure member for flexure member। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं फ्लेक्सर यानी कि बेंडिंग मेंबर को लेके, बेंडिंग मेंबर को लेके। क्लियर? So the first assumption is plane section। ऑब्वियस बात है, फ्लेक्सर मेंबर यानी कि बेंडिंग, बेंडिंग माने न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंक्रीट बेंडिंग कंप्रेशन में, नीचे बेंडिंग टेंशन में। दो अलग अलग तरह की स्ट्रेस है, अलग अलग तरह की स्ट्रेस के अंदर मेंबर जो है वो अलग अलग तरीके से डिफॉर्म हो सकता है। तो मेंबर को सेम यूनिट में बनाए रखने के लिए ये अजम्पशन हम लोग लिखते हैं। सो मैं डब्ल्यूएस में बोल चुका हूं, यहाँ पे बोल रहा हूं, दिस अजम्पशन इज इंडिपेंडेंट ऑन द मेथड। जहां कहीं पे भी किसी भी एक क्रॉस सेक्शन के ऊपर दो अलग अलग तरह की स्ट्रेस दे रही है, वहां ये लगेगा। तो इसमें लिखिए अजम्पशन, चलो इसमें कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट इन दिस? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सेन का कहना है कि सर हमें साहब ना बोले। अरे ठीक है यार बेटा, इतना। चलो तो इसमें लिखो अजम्पशन 1, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। इस अजम्पशन का मतलब ये है कि स्ट्रेन डायग्राम लीनियर होगा, स्ट्रेन डायग्राम विल बी लीनियर, और ये हमेशा लीनियर रहेगा अगर ये जहां पे ये अजम्पशन लिखा होगा। स्ट्रेस डायग्राम लीनियर होगा या नहीं होगा वो नहीं पता, वो नहीं पता, वो मेथड के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, तो नेहा आप जो है डायरेक्टली क्वेश्चन लिख दीजिए, आई विल एक्सप्लेन। सेन चलिए, तो दिस इज अजम्पशन नंबर 1, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन, दिस इज द रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग मीन्स ओनली स्ट्रेन डायग्राम लीनियर। क्लियर? इसकी सारी थ्योरी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। दिस इज एप्लीकेबल फॉर द नॉर्मल प्रोपोर्शनल बीम, नॉट वैलिड फॉर द डीप बीम। फिर हमने डीप बीम के लिए बात करी थी कि अगर ये नॉट वैलिड है डीप बीम के लिए, और L बाई ओवरऑल डेप्थ रेशियो अगर लेस देन 2.0 है SSB के लिए, तो ये डीप बीम कहलाया जाएगा। अगर मैं कंटिन्यूअस बीम की बात करता हूं तो ये 2.5 से लेस होता है, तो ये डीप बीम कहलाई जाएगी। इसके लिए ये वैलिड नहीं है,
तो ये ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, तो दोबारा यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो ये रिवीजन के लिए था। नेक्स्ट अजम्पशन नंबर 2, assumption number 2, all tensile stresses are taken by reinforcement only। जितना बोल रहा हूं उतना ही लिखिएगा। all tensile stresses are taken by reinforcement only। reinforcement माना steel only। all tensile stresses are taken by steel only, reinforcement only, taken by reinforcement only। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग जो है WSM में देख चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि भाई हम लोग जो है बिलो द न्यूट्रल एक्सिस कंक्रीट को कंसीडर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सारे के सारे स्ट्रेस कौन ले रहा है? स्टील ले रहा है। स्टील ले रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्रैक हो चुका है। तो दिस अजम्पशन इज वैलिड फॉर क्रैक सेक्शन, नॉट वैलिड फॉर अनक्रैक सेक्शन। एरिया ऑफ द कंक्रीट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस इज नेग्लेक्टेड। सारे वही मीनिंग है जो हम लोग वहां देखे थे, राइट? सो दिस इज अजम्पशन नंबर 2। नाउ अजम्पशन नंबर 3, stress strain diagram। now assumption number 3, stress strain diagram for concrete as per IS 456, as per IS 456/2000 is as shown, is चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं क्या कहानी होगी, कैसे होगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी ड्रॉ द 2 डायग्राम। हियर इट इज। सो ये हो जाएगा और यहाँ पे मैं बना देता हूँ। अभी कोई जेरोक्स मत करना, बाद में मैं समय दे दूंगा। So this is the strain, this is the stress, this is the strength, and here is the stress। ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट। अब हम एलएसएम की बात करें तो एलएसएम के लिए हम बात करेंगे। तो भाई हम ये इसमें ये बोलते हैं कि भी हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट जो होता है वो कैसा होता है। तो वो ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ पे इनिशियली हम लोग ये बोलते हैं कि ये पैराबोलिक रहता है, ये पैराबोलिक रहता है, और उसके बाद में ये जो रहता है उसके बाद में ये कांस्टेंट चला जाता है, लुक एट दिस इज द वन। तो ये हमने क्या बोला कि भाई ये हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, दैट इज द वन। और रियल में अगर हम देखें तो रियल में क्या होता है, ये नीचे आ जाता है, ये कुछ ऐसे होता है, और ये पीक स्ट्रेस होती है 0.002 स्ट्रेन को लेके। ये है एक्चुअल कर्व, ये हो जाएगा एक्चुअल कर्व, और ये हो जाता है मेरे पास में एज पर IS 456 2000, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू देगा यहाँ पे, दैट मैक्सिमम वैल्यू इज 0.0035। कुछ समझ में नहीं आया सर आपने क्या बनाया, क्यों बनाया, कुछ समझ में नहीं आया। अब इसको समझते हैं। पहली बात तो ये तो कोड में लिखा था जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्या है उसको हम जरा जान लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं क्या कहानी है, और उससे रिलेटेड क्या बातें होगी वो देख लेते हैं। ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा है, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में आएंगे।
ये मेरे पास में कर्व है जहां पे हम लोग ये बोलते हैं दिस इज द स्ट्रेन, दिस इज द स्ट्रेस, दिस इज द स्ट्रेस। अगर मैं यहाँ पे एक क्यूब लेता हूं और इस क्यूब को सीटीएम मशीन में पुट किया, स्ट्रेन कंट्रोल लोडिंग लगाया, IS 516 कोड के अनुसार इसको टेस्ट किया, तो मेरे पास में जो कर्व बनता है, वो कर्व बनता है, पहले लीनियर होता है और उसके बाद में ये कुछ ऐसे होता है। ये होता है पीक स्ट्रेस, और पीक स्ट्रेस जो मुझे मिलता है वो मिलता है 0.2 स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में। ऐसा ही कुछ होता है 0.2% स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में। अगर मैं इसको परसेंटेज से हटा के नॉर्मल लिखूंगा तो ये हो जाएगा 0.002 स्ट्रेन। क्लियर? यही कहानी होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम क्यूब पे एक्सियल लोड लगाते हैं, क्यूब पे एक्सियल लोड अप्लाई करते हैं, उस एक्सियल लोड के अंदर कंक्रीट का जो बिहेवियर होगा वो ये होता है, और 0.2% स्ट्रेन के बाद कंक्रीट क्यूब जो है वो क्रश हो जाएगा, फेल हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। दरारें नहीं होगी, क्रैक नहीं होंगे, वो क्रश ही हो जाएगा, बिखर जाएगा। इसके बाद में इसका मतलब ये यहाँ पे मैक्सिमम एक्सियल लोड लग रहा, तो एक्सियल स्ट्रेन होगी कंक्रीट के अंदर, इससे ज्यादा स्ट्रेन नहीं ले सकती। क्लियर है? राइट। तो यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे, जब मैंने ये ग्राफ बनाया तो यहाँ पे मैंने एक्चुअल कर्व जो लिखा है वो एक्चुअल कर्व ये वाला ही है, ये वाला ही है, जो मैंने पीक का वैल्यू इतना लिया और ये पीक एफसी के पहुंचा हुआ है, तो ये मैंने यहाँ पे 0.002 लिखा है, दिस इज एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन। एंड यहाँ पे आपके पास जो है पीक वैल्यू एफसी के पीक वैल्यू जो है वो दिस इज द पीक वैल्यू जो है यहाँ पे, ये यहाँ पे एफसी के पीक वैल्यू आ गया। क्लियर? अब जैसे ही हमने ये लाइन बोली कि ये मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन है, दिस इज द पीक वैल्यू, और अभी भी आपने बोला है कि इस स्ट्रेन के बाद में जो है कंक्रीट क्यूब फेल ही हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो सर जब ये बिखर गया, मान लो इसका वैल्यू 0.002 से 0.0021 आ गया, तो क्रश हो जाना चाहिए ना, बिखर जाना चाहिए। आपने ये वैल्यू बढ़ा कैसे दी यहां तक? हाउ? पहला क्वेश्चन ही है। चलो किसी कारण से बढ़ा भी दी, तो आपने यहीं पे क्यों रोक ली? और आगे बढ़ाते ना फिर, इससे पहले क्यों नहीं रोका, इसके बाद क्यों नहीं गए, यही वैल्यू क्यों? पहला क्वेश्चन ये कहता है कि आपने बढ़ा कैसे दी, दूसरा ये कहता है कि आपने इतनी ही क्यों रखी, कम या ज्यादा क्यों नहीं रखी, दूसरा ये। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि सर एक चीज बताओ, यहां पे अभी भी आपने क्या बोला कि ये कर्व यहाँ पे लीनियर है ये लीनियर है, और यहाँ पे ये जो है पैराबोलिक होता है, दिस इज द पैराबोलिक पोर्शन, वो लीनियर है, यहाँ पे ये पैराबोलिक है। हाउ कम? कैसे पॉसिबल? यानी कि अगर मैं इसका अगर कंक्रीट के लिए अगर से बनाऊंगा